बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनाइटेड पाकिस्तान के इनकलाबी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मल्टीपोलर वर्ल्ड की तश्कील और उसमें पाकिस्तान का जो रोल है, ये जो टॉपिक है, ये मैं कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स, कुछ जो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हैं वो आपके सामने रखूँगा। सोशल मीडिया का दौर है, चैट जीपीटी का दौर है, मुख्तलिफ़ जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इंफॉर्मेशन हाईवे है, ग्लोबलाइज विलेज है आज की दुनिया। मेरी रिक्वेस्ट है जब ये यहाँ से दोस्त जाएं तो वो अपनी रिसर्च भी करें इस पे। जो यहाँ हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, जाके उसको थोड़ा खुद से भी एक दफ़ा देखें कि आपको पता है हर बंदा आजकल जो है यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस का भी एक्सपर्ट बना हुआ है, हर बंदा यहाँ पे पॉलिटिक्स का भी एक्सपर्ट है, हर बंदा यहाँ पे अपना तजिया भी पेश करता है, तजिया निगार भी बना होता है। और ट्रेडिशनली वो जो है जो थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी पढ़ जाते हैं, वो ज़रा उसमें फिर वो दो चार इस्तिलाहात बीच में डाल के जो है वो मोटी मोटी जो है वो तजिया निगार बन जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जो वाकई फैक्ट बेस्ड हों और जिनकी बुनियाद पे हम एनालिसिस कर सकें। आपके इसमें जो स्पेशली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और जो जियो स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ हैं, उस हवाले से जो ताकत का तवाज़ुन जब तब्दील होता है तो उसके हवाले से एक इंटरनेशनली इसको बतौर सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। इसके बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं जिसको बैलेंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स कहा जाता है कि इंटरनेशनली जो बैलेंस ऑफ पावर चेंज होती है तो उसको वो कैसे होती है, उसके दौरान क्या चेंजेस आती हैं, उसके दौरान क्या कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, इसको वो बैलेंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। जिस पे बड़ी किताबें भी लिखी, हेनरी किसिंजर ने भी लिखी, दूसरे तीसरे ने भी लिखी, आजकल भी बड़े बड़े उस पर स्कॉलर्स लेक्चर्स भी दे रहे हैं इंटरनेशनली। कभी उनको एक मुल्क बुला लेता है, कभी उनको दूसरा मुल्क बुला लेता है। तो ये प्रोफेसर जॉन मीयरशाइमर हैं, इस किस्म के और काफ़ी सारे हैं। वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में के भी जाके लेक्चर दे रहे हैं, कभी वो जो है इंटरनेशनल समथिंग ऑफ वॉर पे जाके लेक्चर दे रहे हैं, कभी वो चैथम हाउस जो है जो उनका थिंक टैंक है ये बरतानिया के अंदर, या जो उनका इसमें जाकर ये इस पर बातें कर रहे होते हैं। फिर वो एक चीज़ है जिसको वो कहते हैं थूसीडाइड ट्रैप। थूसीडाइड ट्रैप ये है वो जिस पे वो बातें कर रहे होते हैं जी कि एक गिरती हुई पावर है और एक उभरती हुई पावर है, और गिरती हुई पावर और उभरती हुई पावर के दरमियान जब चपकलिश होती है तो ये आलमी जंग पर जाकर मुंतज होती है। और उसके नतीजे में और इस ट्रैप से निकलना बड़ा मुश्किल होता है कि जो गिरती हुई पावर है वो देख रही है कि मेरे पास ये छोटी सी विंडो है। अब जैसे ये कहा जा रहा है ना कि चाहे अमेरिका के पास 5 साल की विंडो है, ये वो बड़े जो है इंटरनेशनल रिलेशन के लोग ये बातें कर रहे हैं कि 2028 तक जो है ये इसके पास विंडो है, वरना जो ये जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है इसकी फेवर में ये ख़त्म हो जाएगा और चाइना जो है उसकी जगह ले लेगा। और इसी तरह जो तो इसको वो थूसीडाइड ट्रैप कहते हैं कि तारीख में हर दफ़ा जब एम्पायर चेंज होती हैं, एक एम्पायर गिरती हुई एम्पायर होती है और एक एम्पायर उभरती हुई एम्पायर होती है। तो गिरती हुई एम्पायर अपनी ताकत को बचाने के लिए, अपनी सल्तनत को बचाने के लिए, अपनी पावर को बचाने के लिए जब हाथ पांव मारती है, तो जब उभरती हुई पावर है मोमेंटम सारा किसके साथ होता है, उसके साथ होता है। नेशंस हैव नो फ्रेंड्स, दे ओनली हैव इंटरेस्ट, कि उनके दोस्त कोई नहीं होते, उनके क्या होते हैं, मफादात होते हैं, और वो अपने मफादात के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। हालांकि जहां भी कोई तहरीक उठती है, जहां भी कोई मूवमेंट क्रिएट होती है, जहां से भी किसी जदोजहद का आगाज होता है, तो उस जदोजहद के पीछे जो बुनियादी चीज कर फरमा होती है, आप अभी जो है रवैयों में भी इस पर बात हुई, उससे पहले जो है वो जो हमारा पहला मौजू था उसमें भी इस पर बात हुई कि उसके पीछे फितरत इंसानिया होती है। जहां दो बंदे भी बैठकर किसी तहरीक का आगाज करते हैं ना, जहां 2-4 नौजवान इकट्ठे होकर किसी मूवमेंट का आगाज करते हैं, तो उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे एक बेसिक ह्यूमन नेचर है। वो क्या कह रहे होते हैं, ये क्यों हो रहा है, ये जुल्म क्यों हुआ, ये बेचारगी क्यों है, ये भूख क्यों है, ये नंग क्यों है, ये बेइज्जती क्यों है, ये अफलास क्यों है। बेइज्जती का एहसास होना, कभी किसी गधे को तो बेइज्जती का एहसास नहीं हुआ, किसी घोड़े को बेइज्जती का एहसास
नहीं हुआ। किसी मुर्गे को, किसी भैंस को, किसी परिंदे को बेइज्जती का एहसास नहीं हुआ। ये गैरत, ये बेइज्जती, ये खुशी, ये गम, ये सारे जो जज्बात हैं ये किस चीज के साथ रिलेटेड हैं? ये ह्यूमन नेचर के साथ रिलेटेड है। अब जब ये चीजें बैलेंस में नहीं होती, यहां पे बात हुई आपके सामने कि एक मादा हुबे जमाल है, दूसरा इजादो तकलीद है और तीसरा क्या है? रायकुल्ली है। ये जब बैलेंस में चलते हैं तो जो है बेहतरीन नताइज पैदा करती है समाज के लिए। और जब इनका बैलेंस टूटता है, जैसे वो बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं, जब इन जो बेसिक ह्यूमन ट्रेट्स हैं जो जेनेटिक कोड के अंदर मौजूद हैं, हुबे जमाल तो मौजूद है, आगे बढ़ने का जज्बा है, ये जो ताकत हासिल करने की ख्वाहिश है, ये किस वजह से? ये इसी हुबे जमाल की वजह से। इंसानियत के अंदर ये जज्बा मौजूद है, वो आगे भी बढ़ना चाहता है, वो लीड भी करना चाहता है, वो कैप्टन भी बनना चाहता है, वो इज्जत भी हासिल करना चाहता है, वो शोहरत भी हासिल करना चाहता है, वो कामयाबी भी हासिल करना चाहता है। लेकिन जब उसके ऊपर रायकुल्ली का चेक एंड बैलेंस, ये थर्मोस्टेट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। अब इस्त्री के अंदर थर्मोस्टेट निकाल देना तो क्या टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, कपड़े को भी जला देगी, जिस चीज पे रखेंगे उसको जला देगी। लेकिन थर्मोस्टेट क्या करता है? जब टेम्परेचर एक हाथ हद से ऊपर जाता है तो पावर को कट ऑफ कर देता है, टेम्परेचर सारा फिर जो है बैलेंस में। तो जब आप रायकुल्ली का थर्मोस्टेट नहीं लगाते तो फिर ये पावर हंगर जो है ये हद से ज्यादा आगे, फिर उसके नतीजे में क्या, वो हिटलर पैदा होता है, उसके नतीजे में चंगेज खान पैदा होता है, उसके नतीजे में ये चीजें पैदा होती हैं। तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स की जो बातें चल रही होती है ना, ये लोग इस चीज को बुनियादी तौर पर इग्नोर कर देते हैं कि हर तहरीक जो उठती है उसके पीछे जो अज़ाइम और मकासद होते हैं वो क्या होते हैं? वो इंसानी फितरत की वजह से होती है। अब सोवियत यूनियन को भी बैलेंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स में ले आया, हालांकि तारीखी इंसानी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें विलिंगली अगर कौमों ने कुर्बानी दी है तो सबसे ज्यादा अगर किसी कौम ने कुर्बानी दी है तो ये सोवियत रशिया ने कुर्बानी दी है इंसानों। चीन के इनकलाब के लिए में देख लें, खुद चीन के सदर शी जिनपिंग का आप तकरीर सुने जिसमें वो इनकी कुर्बानी को सराह रहा है। वो कहता है कि हम उस कुर्बानी को नहीं भूलेंगे। उसने अपनी तकरीर में कहा कि जब चीन का इनकलाब आया तो इतनी बड़ी मास मूवमेंट तारीख में नहीं हुई। वो हिजरत कोई महाशी हिजरत नहीं थी, ये वो हिजरत थी जो वार्सो पैक्ट कंट्रीज से मिलियंस की तादाद में, दसियों लाखों की तादाद में, हिस्ट्री उठा के देख लें, शी जिनपिंग की वो तकरीर उठा के देख लें कि जब वार्सो पैक्ट कंट्रीज जो थे वहां से टेंस ऑफ मिलियंस लोग गए कि वहां के अनपढ़ किसानों को डॉक्टर्स बनाना है, इंजीनियर्स बनाना है, टेक्नीशियंस बनाना है, मैकेनिक बनाना है। उन्होंने जाके अपने उन मजदूर किसान भाइयों को जो कि जहालत और इसकी अथाह गहराइयों में पड़े हुए थे, अपनी जेब से अपने वक्त की कुर्बानी दे के उन कौमों ने जाके चाइना को जिस मकाम पे खड़ा किया। आज चाइना कहां खड़ा है? ये मैं नहीं कह रहा, ये किसने कहा है? ये शी जिनपिंग जो उनके सदर हैं उन्होंने कहा है, और वी रिटन इन द हिस्ट्री। आप गूगल पे जाके चेक कर लें, व्हेन चाइनीज रेवोल्यूशन हैपन, कितनी बड़ी जो है वो मूवमेंट हुई है कि इन कौमों ने जाकर उस 1 अरब की जो अब 1-1.5 अरब की कौम है, उस वक्त भी वो 30-40 करोड़ की तो होगी, 40-50 करोड़ की तो, और जाकर उस कौम को अपने पांव पर खड़े करने में जो इनका किरदार है, क्यूबा के इनकलाब में जो इनका किरदार है, कोरिया के इनकलाब में देखें जितने कोरियंस नहीं मरे कोरियंस की हिफाजत में जितने चाइनीज मरे। तो इनके पीछे ये जो फितरत होती है इंसानी उसकी, ये इन मूवमेंट्स के पीछे होती है। सबसे पहले तो मैं ये चीज क्लैरिफाई करना चाहता था, ये जो मखमसे आजकल के इंटरनेशनल एनालिसिस में और इन चीजों में ये इंसानी फितरत को बिल्कुल साइड पे रख के ये तजिए कर रहे होते हैं। इसीलिए इमाम इनकलाब फरमाते हैं कि देखें, फर्द जो है उसकी अपनी अहमियत है, लेकिन फर्द का वो कॉन्सेप्ट जो इज्तिमा को रिजेक्ट करने वाला हो वो मनफी है। इस तरह कबीला है, कबीले का अपना एक ट्रेट है एक, लेकिन वो कबीला जो अपने से बड़ी इज्तिमा, नेशन या कौम, उसके लिए मनफी है। कबीले का वो तस्वुर नेगेटिव है, मनफी है। इसी तरह नेशन एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट है, नेशन बहुत पावरफुल कंसेप्ट है, लेकिन वो नेशनलिज्म जो इंटरनेशनलिज्म की राह में रुकावट बन जाए, वो नेशनलिज्म नेगेटिव नेशनलिज्म, वो कौन सा नेशनलिज्म है? वो हिटलर वाला नेशनलिज्म है, वो मुसोलिनी वाला नेशनलिज्म है। तो हर वो तस्वुर जो अपने से बड़ी इज्तिमाइयत के लिए पॉजिटिव है, उसको दुनिया भी अडॉप्ट कर लेती है, दुनिया उसको एक्सेप्ट कर लेती है। अब आज के दौर में क्या हो रहा है? मल्टी पोलर वर्ल्ड की तश्कील। अब इसको देखें कि
ये दुनिया उस दौर से एक दौर में गुजरी कि जब दो पोल थे। एक तरफ वेस्टर्न लेड जो अलायंस थी, जो कि अमेरिका और उसके हवारी थे। दूसरा पोल कौन सा था? जो इनकलाबात वाला पोल था, जो विच वॉज बीइंग लेड बाय सोवियत यूनियन, और उसके नतीजे में नेटो के मुकाबले में वार्सा पैक्ट बना। अब मामला यह था कि जब यह पोल जो था, इसमें कोई शक नहीं कि सोवियत यूनियन मदर ऑफ रेवोल्यूशन, आज तक जितने इनकलाबात आए हैं, रशियन रेवोल्यूशन था पहले, सोवियत यूनियन तो उसके बाद बना। पहले क्या था? रशियन रेवोल्यूशन। अब उस रेवोल्यूशन ने बुनियाद का किरदार अदा किया उसके बाद आने वाले तमाम इनकलाबात के लिए, और छतरी का किरदार भी अदा किया। लेकिन जब वो इनकलाब आया तो उसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस भी थी। सबसे पहले तो आबादी की लिमिटेशन। बहुत बड़ा रकबा होने के बावजूद रशिया की जो आबादी है, आज भी उसकी आबादी 14 करोड़ है, और उसके मुकाबले में जो मुकाबले ताकत थी, उस वक्त तो चाइना में भी इनकलाब नहीं था। पूरी दुनिया की आबादी अगर उस वक्त 3 अरब भी थी, तो और उस वक्त रशिया की आबादी क्या होगी? 3-4 करोड़ होगी। दूसरा, वो खित्ता जो उसका 90% जो है बर्फ से अटा पड़ा हुआ है, कि जो एक सिविलाइजेशन के लिए इतना ज़्यादा, अब तो फिर जो है वो इंडस्ट्रियल दौर आ गया है, मशीनें आ गई हैं, सारी चीज़ें आ गई हैं। उस वक़्त के ज़रिए और किसान समाज के अंदर उसको ज़ीरो से उठाना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, जो कि उन्होंने करके दिखाया। लेकिन ये उस इनकलाब का बहुत बड़ा कारनामा है कि आने वाले तमाम इनकलाबात की महाशी बोझ को भी अपने कंधे के ऊपर उठाया उसने। और अभी वो इनकलाब पहले 10, 15, 20 साल के अंदर ही था कि जिसमें उसने अभी इंटरनल स्टेबलाइजेशन ही हासिल की थी कि उसके ऊपर मगरिब ने, इन सरमायादारों ने एक दरिंदा उसके ऊपर मुसल्लित। आप देख लें, ये भी एक बहुत बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क है, जिसमें यहां ये कहा जाता है कि जो हिटलर था वो इनका मुखालिफ था। असल में हिटलर को इन्होंने तैयार किया कि वो हमला करे सोवियत यूनियन के ऊपर, और इस दरिंदे और खूनी पावर के जरिए हम सोवियत यूनियन के हिस्से बखरे करेंगे, और जब ये सोवियत यूनियन से लड़कर निढाल हो जाएगा, फिर हम जंग में कूदेंगे और फिर जाकर हम इसको भी काबू कर लेंगे। आप मुआहिदा देखें, जो उसके साथ वो मुआहिदा हुआ, जो बरतानवी वजीर आजम का और जो मगरबी ताकतों का। अब वो मुआहिदे उठा के देख लें, जो आर्मिस्टिस है, जो चैम्बरलेन ने किया। अब ये उसकी बड़ी जी, वो नेवर चैम्बरलेन ने अपीजमेंट कर ली थी, नेवर चैम्बरलेन ने जाके जो है वो बड़ा ये कर लिया था, तो वो कर लिया था। भाई आप मुआहिदा पहले कर रहे हैं। स्टालिन ने इस चीज को देख लिया कि ये तो हमारे लिए फंदा खोद रहे हैं, ये तो हमारे लिए ट्रैप लगा रहे हैं, तो उसने उसके ऊपर जाके जो रिबेनट्रॉप मोलोटोव मुआहिदा है, उसने उसके ऊपर जाके मुआहिदा कर लिया कि ये हमारे लिए आप ज्यादा जो है वो होशियारी ना करें। उसने उससे चंद माह बाद जाके स्टालिन ने उसके साथ मुआहिदा कर लिया। अब ये दरिंदा तो तैयार कर चुके थे। नतीजा क्या निकला कि वो जंग में कूद गया, और जो है चंद महीनों के अंदर सारे यूरोप को उसने, जिसको ब्लिट्जक्रीग कहा जाता है, वो पूरे यूरोप को जो है उसने काबू कर लिया। शमाली अफ्रीका में भी घुस आया सारी। अब जो है गलती इससे ये हुई, मुआहिदा इसने सोवियत यूनियन से किया और फिर सोवियत यूनियन के ऊपर भी इसने हमला कर दिया। ये उसकी पहली बड़ी गलती थी। अब उसने जब इनकलाबी ताकत पे हमला किया, पूरी वेस्टर्न नेशंस, पूरा यूरोप, बरतानिया और अमेरिका, उसने इतनी कुर्बानियां नहीं दी। आप उठा के देख लें, अब ये हिस्ट्री को रीराइट कर रहे हैं। ये इसको रिविजनिज्म कहते हैं, ये रीराइट कर रहे हैं। सोवियत यूनियन के जितने लोग उसमें कुर्बान हुए, जितने लोगों ने कुर्बानियां दी, रेड आर्मी ने और सोवियत यूनियन के बासियों ने, उस सारे मगरब ने मिलकर इतनी कुर्बानी नहीं दी। और हिटलर को शिकस्त होना शुरू हुई है, तो उसने वो जो मुहासरा वहां पे किया था, और वहां से जब उनके कदम उखड़ना शुरू हुए, और सबसे पहले बर्लिन में कौन सी फौजें दाखिल हुई हैं? सोवियत फौजें दाखिल हुई हैं, रेड आर्मी दाखिल हुई है। तो मेरे दोस्तों, अब हुआ क्या, ये जो बायपोलर वर्ल्ड थी, उसमें एक तरफ यूरोप सारा तबाह और सोवियत यूनियन, जिसने तमाम इनकलाबात का बोझ भी अपने कंधे पर उठाया हुआ, और दूसरे जंगी अजीम के अंदर इतनी ज्यादा जंगी तबाही का भी वो शिकार है। उसके मुकाबले में सिनेरियो क्या है? अमेरिका एक ऐसी ताकत जो एक, जिसके दरमियान एक खलीज और समंदर हायल है, और वो सन्नती तौर पे भी बिल्कुल एक साइड पे उसकी तमाम इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सेफ थी। नतीजा क्या निकला? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया की जो कुल कौमी पैदावार है, कुल जीडीपी है, उसका 60% अकेला कौन था? वो अमेरिका था।
60% मेरे दोस्तों। अब मैं ये सिनारियो आपके सामने क्यों पेश कर रहा हूं कि यहां पर बड़ा का इजीली कह दिया जाता है कि ओ सोवियत यूनियन नाकाम हो गया, वो तो जो है वो सफ़ेद रीछ नज़र की हजकियां ले रहा है, और जब सोवियत यूनियन ने वो अपनी पॉलिसी चेंज की तो वो फुकुशिमा ने किताब लिख दी एंड ऑफ हिस्ट्री कि अब तो जो है वो दुनिया में सिर्फ सरमायादारी निज़ाम और सो कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेसी जो अमेरिका की है, अब दुनिया में सिर्फ यही चलेगी। तो मेरे दोस्तों इसको देखें कि हुआ क्या। अब उन्होंने इस चीज़ को देख लिया कि अब हम जो है अपनी उस इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते, और उन्होंने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट इख्तियार की। नतीजा क्या निकला कि उन्होंने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को दूसरी डायरेक्शन में ले गए। अब वो इन्होंने बड़ी बगले बजाई कि दुनिया यककुतबी हो गई है, यूनिपोलर हो गई है। अमेरिका ने वो इन 10-20 सालों में बदमाशी की जो सोवियत यूनियन के होते हुए वो तारीख में कभी एक दफ़ा भी नहीं कर सका। उसने क्या किया, यूगोस्लाविया को हिस्से बखरे किए, बल्कान की जंग के अंदर जो है वो इंसानियत का खुला कत्लेआम किया, उसने सोमालिया के अंदर इंसानियत का खुला कत्लेआम किया, उसने अफगानिस्तान के अंदर, उसने इराक के अंदर, उसने यमन के अंदर, उसने लीबिया के अंदर इंसानियत का कत्ले आम किया। लेकिन वो खुद इस चीज़ को जब नेटो बना ना, तो वो नेटो का वो सेक्रेटरी जनरल जो उस वक्त था, उसने कहा नेटो के ये मकसद है, व्हाट इज द बेसिक पर्पज ऑफ नेटो। उसने अपने एक जुमले से इसको डिफाइन किया, टू कीप रशिया आउट, टू कीप जर्मनी डाउन एंड टू कीप अमेरिका इन। कि हमने यूरोप के अंदर अमेरिका को इन रखना है, रशिया को बाहर रखना है और जर्मनी को डाउन रखना है। उसने कहा कि हमारे लिए सबसे घिनौना और सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना कि डरावना ख्वाब क्या है कि अगर रशियन रिसोर्सेज जो कि दुनिया में सबसे बड़ी है, अगर वो मल्टीप्लाई कर गई जर्मन इंडस्ट्रियल पोटेंशियल के साथ, तो ये हमारे लिए घिनौना ख्वाब है। ये एक ऐसी इतिहाद बनने जाएगा कि जो वेस्ट को जो है बिल्कुल ही बहाकर ले जाएगा। अब आप जो मंजरनामा क्रिएट हुआ है ज़रा उसको देखें। अब मंजरनामा क्या क्रिएट हो गया कि जहां एक तरफ दुनिया का 60% जीडीपी अकेला अमेरिका था, अब इनकलाबी ताकत जो उसी सोशलिस्ट इनकलाब की हामिल थी, साथ में चीन, वो कहां खड़ा है। एक है जीडीपी। मेरे दोस्तों, जीडीपी बहुत बड़ा धोखा है, जिसको ग्रॉस जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। उसमें वकील की भी जो है वो वकील की आमदन को भी बीच में गिना जाता है। उसके अंदर जो वो क्या कहते हैं कि वो हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, उनकी आमदन को भी बीच में गिना जाता है। उसके अंदर जो कंसल्टेंट्स हैं, जो आपको वैसे ही जो है चूना लगाने के लिए क्या कंसल्टेंसी फराहम कर रहे हैं, उनको भी इसमें गिना जाता है। उसके अंदर सर्विसेज को भी गिना जाता है। उसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज कभी ऊपर हो रही है, कभी नीचे हो रही है, उससे रियल इकॉनमी में कुछ भी वो डिफरेंस नहीं पड़ता, उसको भी गिना जाता है। और एक है, ये मैं एक जो उनके अपने मगरबी जो एनालिस्ट हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो जो अमेरिकन एम्बेसडर है, जो उसका नाम मेरे जहन से चेज है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसने एक इंटरव्यू में कहा कि एक है रियल इकॉनमी। रियल इकॉनमी क्या है कि आप एक्चुअली प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, हार्ड जो आपका क्या कहते हैं उसको हार्डवेयर, जो सॉलिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, वो आप कितनी पैदा कर रहे हैं। आप गाड़ियाँ कितनी पैदा कर रहे हैं, आप टेलीविजन कितने पैदा कर रहे हैं, आप बिल्डिंग्स कितनी बना रहे हैं, आप पुल कितने खड़े कर रहे हैं, आप फैक्ट्रियाँ कितनी लगा रहे हैं, आप कपड़े कितने पैदा कर रहे हैं, खुराक कितनी पैदा कर रहे हैं, तवानाई की जो एनर्जी के तेल और गैस ये कितने पैदा कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये है रियल इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। और ये जो जीडीपी है उसमें तो ये सब कुछ शामिल है कि दो कॉमेडियन बैठ के जो है कौम के पर फप्तियां कस रहे हैं और वो जो पैसा कमा रहे हैं वो भी इस जीडीपी के अंदर शामिल है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने रियल प्रोडक्ट तो कुछ भी पैदा नहीं की, लेकिन जीडीपी के अंदर वो भी शामिल है। अब ये जो रियल इकोनॉमी है जिसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहा जाता है, उसके अंदर चाइना अकेला चाइना, अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप या पूरा यूरोपियन यूनियन, बरतानिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया इनसे ज्यादा है। अकेला इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर चाइना इन सबसे ज्यादा है। ये है रियल टाइम इकोनॉमी, ये है एक्चुअल इकोनॉमी। ये तो है चाइना की सिचुएशन। और इस वक्त 34 ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि क्रिटिकल है फॉर द फ्यूचर पर्पस, उसमें से 26 के अंदर चाइना लीडिंग है। उनमें से 26 के अंदर चाइना लीडिंग है, और बाकी जो 8 हैं उनके अंदर वो कैचिंग अप है कि वो भी ये नहीं कि वो बिल्कुल उसमें रहा खा है, वो उसके अंदर उनके साथ जो है वो
चाइना जो है एक रियलिटी बनकर दुनिया के अंदर सामने आ गया है। दैट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ द इक्वेशन। आप आगे देखें, मुकाबले में रशिया दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी पैदा करने वाला मुल्क, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन पैदा करने वाला मुल्क, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम पैदा करने वाला मुल्क, दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर पैदा करने वाला मुल्क, और दुनिया में सबसे बड़ी स्पेस पावर, दुनिया में सबसे आगे, इवन चाइना से आगे हाइपरसोनिक वेपन्स पैदा करने वाला मुल्क, दुनिया में सबसे आगे जो डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो इंटरसेप्टर टेक्नोलॉजी है, वो मुल्क। अब यह है कि हर चीज में वो आगे नहीं है, उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस है, आबादी की लिमिटेशंस है, जीडीपी उसकी जो है वो इन बहुत सारी लिमिटेशन है, लेकिन इसके बावजूद उस अपने इन सारे वसाइल के साथ जब वो चाइना के साथ मल्टीप्लाई करेगा, अब सिनेरियो देखिए, जो वो उन्होंने अपना घनावना ख्वाब बताया था ना, जरा उस सिनेरियो को वापस ले आए। अब जब रशियन रिसोर्सेज मल्टीप्लाई करेंगी चाइनीज इंडस्ट्रियल पोटेंशियल से, जो कि जर्मन इंडस्ट्रियल पोटेंशियल से 10 गुना बड़ी है, अब मुझे बताएं कि वो जो लोग सोच रहे थे कि ये हमारा घनावना ख्वाब है, वो अब कहां खड़े। और मेरे दोस्तों, ये भी कंप्लीट इक्वेशन नहीं है। लेट्स कम नेक्स्ट। आगे क्या है कि मिडल ईस्ट के अंदर सोवियत यूनियन के दौर में उनको जो पहला बुनियादी एलाय नसीब हुआ, वो कौन सा? जमाल अब्दुल नासिर। और जमाल अब्दुल नासिर उनको मिला, उसके जरिए उन्होंने पेनिट्रेशन की मिडल ईस्ट के जरिए। हाफिजुल असद आए, उसके बाद शाम के, उसके बाद सदाम हुसैन आए, उसके अंदर शाम लेबनान के अंदर उनके कदम गए, लेकिन वो कभी भी इस लेवल का इनकलाब वहां पे जनरेट नहीं कर सके जो इनकलाबी ईरान ने सिचुएशन खड़ी कर दी। इनकलाबी ईरान, ईरान का रकबा अकेला मिस्र से शाम, यमन, इराक, इनको मिलाकर अकेला ईरान का रकबा बनता है। और इनकी आबादी की स्ट्रेंथ देख लें, ईरान की वो स्ट्रेंथ है। और ईरान ऐसी फोर्ट्रेस है जिसको आज तक किसी कॉलोनाइजिंग पावर ने कब्जे में नहीं कर सका। वरना आपका क्या ख्याल है, अमेरिका इतने ठंडे पेटों इस इनकलाब को बर्दाश्त कर लेता? और फिर वो इनकलाब पार्टी पॉलिटिक्स की उसूल पर आया। नतीजा ये हुआ कि वो इनकलाब किसी शख्सियत का मरून मिन्नत नहीं था। अब आप देखिए, जब मिडल ईस्ट के अंदर इन इनकलाबात को ये बुनियादी ताकत मुयस्सर आई जो ईरान की शक्ल में थी, आप देख लें कि पहली उसमें जब रशिया ने अपना रिज्यूम किया अपना रोल इंटरनेशनल अरीना में वापस आके, तो उन्होंने आके कहां आके इस साम्राज्य को फुल स्टॉप लगाया? शाम के अंदर। अब नतीजा ये निकला कि बहरा अरब से लेके बहरा रूम तक कॉन्टिन्यूस पट्टी इनकलाबात को ऐसी मिल गई जो इनको तारीख में कभी भी मुयस्सर नहीं थी, कि ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान और अब तुर्की के अंदर भी उन्होंने अपने इंटरेस्ट पैदा करना शुरू कर दिए। अब आप देखें इन इनकलाबी ताकतों ने क्या नताइज यहां पर पैदा किए कि ईरान की शक्ल में देखें, ईरान के साथ उन्होंने 400 अरब डॉलर का मुआहिदा किया। पाकिस्तान के साथ सी पैक के दौरान कितने अरब डॉलर का मुआहिदा था? 40 अरब का। और उस पर चीनी वजीर खारजा ने क्या कहा कि ईरान के साथ हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसलिए करने जा रहे हैं कि ईरान वो मुल्क नहीं है जो एक धमकी के ऊपर अपनी सारी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर दे। इस पे अब उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और हमारे वजीर खारजा ने नहीं हमारे बारे में नहीं कहा। हमारे बारे में वो क्या होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये शाह महमूद कुरैशी थे ना उस वक्त, नहीं जी हमारे बारे में ये नहीं कहा, ये तो जो है पता नहीं किसके बारे में कहा है। तो मेरे दोस्तों, ये है आलमी मंजरनामा। अब उसके अंदर इस चीज को देखें कि अब दुनिया ये बातें ये हो रही हैं, दोबारा दो पोल बनने जा रहे हैं जी, कि एक तरफ जो है वो चीन होगा और एक तरफ अमेरिका होगा। मेरे दोस्तों, जिस वक्त पांव उखड़ते हैं ना, जो रस्साकशी होती है, जिस टीम के पांव उखड़ जाएं फिर वो पांव दोबारा रुकते नहीं हैं। और ये वो सिनेरियो ही नहीं है जिसमें वो ये समझ रहे हैं कि दोबारा से जो है वो एक जो है कोल्ड वॉर चलेगी और ये दोबारा जो है 60-70 साल चलेगी और दोबारा ये लिबरल डेमोक्रेसीज, जिनको सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, वो दोबारा आकर जो है वो अपने पंजे गाड़ लेंगे। फॉरगेट अबाउट इट। तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो मिडिल लेवल पावर्स हैं, मिडिल लेवल पावर्स, ये तो बड़ी पावर्स है ना, ग्रेट पावर्स हैं कौन? चाइना, रशिया और अमेरिका। ये ग्रेट पावर्स हैं, विदाउट एनी डाउट ये ग्रेट पावर्स हैं। ये इनमें से कोई एक पावर भी दुनिया को 10 दफा तबाह कर सकती है। इतनी बड़ी तादाद में न्यूक्लियर वॉर हेड्स इनके पास हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल पोटेंशियल इनके पास है। अब जो रशिया को डिस्काउंट करने जा रहे थे ना,
यूक्रेन की जंग ने वो सारा पोल खोलना शुरू कर दिया है। अकेला रशिया 40 ममालिक से लड़ रहा है, 40 ममालिक से। और ये खुद उनके नेटो के, उसने अभी अभी जो ये है ना, जो अमेरिका का जो यूरोपियन कमांड का हेड है, उसने कहा है कि रशिया इज मोर पावरफुल नाउ देन इट वाज बिफोर यूक्रेन वॉर। 2 साल से ऊपर हो गया इस जंग को, और अमेरिकी फौज का, यूरोपियन कमांड का हेड कह रहा है कि रशियन आर्मी इज मोर पावरफुल नाउ देन इट वाज बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वॉर। क्या? क्योंकि उसने टोटल 70 या 80 जहाज गंवाए हैं, टोटल एक शिप उसका डूबा है। उसकी जो टैंक प्रोडक्शन है, पूरे नेटो कंट्रीज की टैंक प्रोडक्शन से अकेले रशिया की इस वक्त ज्यादा है। उसकी देखें, वो कहते हैं ना, स्टालिन ने कहा था कि इन द वॉर ऑफ एट्रिशन, इन द वॉर ऑफ एट्रिशन आर्टिलरी इज द क्वीन ऑफ बैटल। कि जब लंबी जंग होती है ना, इसको वॉर ऑफ एट्रिशन कहते हैं, जंग की रफ्तार स्लो होती है और जंग लंबी होती है। तो उसने कहा उसमें जंग की मलका कौन होती है? आर्टिलरी होती है। क्यों? उसने मुसलसल वहां से जो है वो एमिनिशन मारना है, दूर से बैठ के जंग हो रही है, गोले दागे जा रहे हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं, और इसमें वो जीतेगा जिसकी एमिनिशन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जिसके रिजर्व्स ज़्यादा होंगे, जो कम लॉसेस लेगा। और अभी जो उनकी लीक्स हुई हैं, अभी लीक्स हुई हैं, पेंटागन लीक्स जिसको कहा जाता है, जिसकी उन लीक्स के अंदर खुद उनका डेटा ये कहता है कि किल रेशो यूक्रेन वॉर के अंदर 8-1 है, 8-1। 8 यूक्रेनी मर रहे हैं एक रूसी के मुकाबले में। रूसियों को जगह की जरूरत नहीं है कि हमने जगह लेनी है, वो अपनी मैन पावर को बचाते हुए बहुत स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो उनका न्यूक्लियर ऑप्शन था, सैंक्शंस का जो उनका न्यूक्लियर ऑप्शन था, पाबंदियों का इक्तिसादी, उसका भी जो है वो हवा सारी दुनिया के सामने खुल गई है। वो ये कहते थे कि जब हम पाबंदी लगाएंगे, जिसको वो स्विफ्ट कहते हैं, जो सिग्नलिंग सिस्टम है, कि आप जब महाशी ट्रांजैक्शन करते हैं पाकिस्तान से इंडिया, पाकिस्तान से चाइना, पाकिस्तान से बरतानिया, तो असल में जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर जो सिग्नल जाता है, जो स्विफ्ट का हेडक्वार्टर है ब्रसल से, वहां से होके जाता है, वरना आपके ना पैसे जाते हैं ना वहां से कोई पैसे। ये स्विफ्ट है, इसके साथ दुनिया के सारे बैंक मुंसलिक हैं। अब उन्होंने कहा कि जब हम इसको स्विफ्ट से काटेंगे तो जो रशियन मईशत है वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। उन्होंने कहा अभी इन 2014 जब उन्होंने क्राइमिया लिया, उससे लेकर 2022 की फरवरी तक जब इस जंग का आगाज हुआ, उन्होंने अपने सारे बंदोबस्त मुकम्मल कर लिए थे। जब उन्होंने इनको स्विफ्ट से काटा, जब इन्होंने मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड से उनको काट दिया, उसके बाद भी ये कह रहे थे कि रशियन जीडीपी के अंदर एनुअली 33% ड्रॉप आएगा। और रशियन जीडीपी के साथ क्या हुआ? सिर्फ 1% ड्रॉप हुआ। इस साल दोबारा वो ग्रोथ की तरफ जा रही है। उसके मुकाबले में यूरोपियन इकोनॉमीज में से किसी इकोनॉमी में 4% ड्रॉप, किसी इकोनॉमी में 3% ड्रॉप, किसी इकोनॉमी में 2% ड्रॉप, और उनकी जो तवानाई की जो रिसोर्सेज थी वो डबल से भी ज्यादा हो गई। अब इस मंजरनामे को देखें। अब उन्होंने कहा कि ये तो सर जी जंग है जमहूरियतों की, किसके मुकाबले में? डिक्टेटरशिप्स के मुकाबले में। दुनिया में उसका पोल भी खुल गया। जितनी मिडिल लेवल पावर्स हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत उनकी डेफिनेशन के मुताबिक अददी तौर पे वो कौन है? इंडिया। इंडिया किसके साथ खड़ा है? उसने रशिया का कोई बॉयकॉट नहीं किया, बल्कि उसने जितना यूरोप उससे तेल ले रहा था, उससे गैस ले रहा था, उसको किसने रिप्लेस कर दिया? उसको इंडिया ने रिप्लेस कर दिया। और अब इंडिया यूरोप पे बेच रहा है। यूरोप के पास रास्ता नहीं है। सारा रशियन ऑयल जो अब यूरोप पे बिक रहा है, थ्रू इंडिया बिक रहा है। इंडिया जो है उसमें कमीशन भी कमा रहा है, वो डबल पैसों में भी खरीद रहे हैं, और रशिया का जो रेवेन्यू है उसमें कोई कमी नहीं आई। दूसरा, दुनिया की इंडिया के बाद और अददी एतबार से अमेरिका के बाद थर्ड बिगेस्ट उनकी डेफिनेशन में डेमोक्रेसी कौन है? इंडोनेशिया। बस लगा दिया उन्होंने इंडोनेशिया पे कि आप G20 की मीटिंग के अंदर रशिया को ना बुलाएं, पुतिन को ना बुलाएं। उन्होंने वहां जाके पुतिन को दावत दी। ये मैं एक मंजरनामा आपके सामने रख रहा हूं, मल्टीपोलर वर्ल्ड की तश्कील। मेरे दोस्तों, जब दुनिया ने देख लिया कि ये ताकतें खड़ी हो गई हैं, हमें अल्टरनेटिव मुयसर आ गया है, तो दुनिया की इन ताकतों ने इंडिपेंडेंट फैसले लेना शुरू कर दिए अपनी कौमी मफाद की बुनियाद पर। जिसका सबसे बड़ा मजर, जिसका सबसे बड़ा जो है नमूना, वो सऊदी ईरानियन रेप्रोशमा था। ये रेप्रोशमा कहां हुआ? ये बीजिंग के अंदर हुआ। 7 दिन मीटिंग चलती रही, 7 दिन, और अमेरिका को खबर नहीं हुई। तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ।
और 7 दिन की मीटिंग के बाद जब वो निकले बाहर और उन्होंने रप्रोचमेंट का ऐलान किया तो दुनिया में एक जलजला कायम हो गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? सऊदी अरब और ईरान का जो है वो सफारती ताल्लुकात बहाल हो गए। लेकिन वो ये उन 7 दिनों में नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। उस बैकग्राउंड को देखें, शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की उन एफर्ट्स को देखें कि जो उन्होंने मुहद्दिस के साथ मिलके और इराक के अंदर, इराक ने जिसको अमेरिका ने अपना मोर्चा समझ लिया था, उसने इस रप्रोचमेंट के अंदर बहुत बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया कि उसी के नतीजे में कासिम सुलेमानी को अपनी जान से जाना पड़ा। इराक के अंदर जो उन्होंने हमला करके उनको शहीद करवाया, वो किस चीज़ की सज़ा थी? वो इसी चीज़ की सज़ा थी। लेकिन अब हुआ क्या, ये मिडिल लेवल पावर्स, सऊदी अरब पर उन्होंने प्रेशर डाला कि आप तेल की कीमतें, तेल की प्रोडक्शन बढ़ाएं ताकि कीमतें कम हो जाएं। वहाँ भी जो पुतिन ने काम किया था, जो रशियन जो डिप्लोमेसी ने काम किया था, जो ईरानियन डिप्लोमेसी ने काम किया था, तारीख में हमेशा ये हुआ है कि अगर किसी को सज़ा देनी हो, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री को, जो अपना तेल पेट्रो डॉलर की बजाय किसी और करेंसी में बेचने का फैसला कर ले, तो वो किसको यूज़ करते थे? सऊदी अरब को। तेल की पैदावार बढ़ाएंगी, तेल की कीमत एकदम नीचे गिर जाए, नतीजा क्या निकलता था? ये मिडिल लेवल की इकॉनमीज ये दिवालिया हो जाती थी। इस दफ़ा जब उन्होंने सऊदी अरब से कहा कि तेल की पैदावार कम करें, सऊदी अरब ने कम करने बढ़ाएं, सऊदी अरब ने बढ़ाने की बजाय कम कर दी। बड़ा रोला उन्होंने डाला, ये क्या हो गया, आप हमारे इत्तेहादी हैं या उनके इत्तेहादी? उन्होंने कहा पिछली दफ़ा कम करके हमने अपनी मईशत तबाह कर ली थी, अब हम ये करने नहीं जा रहे। और मुसलसल वो पैदावार कम करते जा रहे हैं, ओपेक प्लस। तो मेरे दोस्तों, आप तारीख देखें, एक ब्रेंटन वुड सिस्टम है, ज़रा काइंडली सारे दोस्त जाके इसको स्टडी करें। ब्रेंटन वुड सिस्टम में क्या था कि डॉलर और करेंसीज की कीमतें किसके साथ नती की गई थी? गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ। अब गोल्ड स्टैंडर्ड के बाद क्या हुआ? अमेरिका ने खुद ही यकतरफा तौर पर सऊदी अरब से जाके मुआहिदा किया कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपना तेल किस में बेचेंगे? डॉलर में बेचेंगे, और इसके बदले में हम क्या करेंगे? आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, सिक्योरिटी फराहम करेंगे। नतीजा क्या निकला कि सऊदी अरब और उसके नीचे जितने हवारी मुल्क थे, मिडल जो है अरब एमरेट्स, कुवैत, कतर, ये जितने ऑयल प्रोड्यूसर, बहरीन, ये जितने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थे मिडल ईस्ट के, उन्होंने तेल किस में बेचना शुरू कर दिया? डॉलर के अंदर। इसको इसीलिए पेट्रो डॉलर कहा जाता है। ये पेट्रो डॉलर की इस्तिलाह जो हम सुनते हैं इसीलिए कहा जाता है। अब पेट्रो डॉलर और अमरीकी बालादस्ती का जो है वो क्या कहते हैं, चोली दामन का साथ बन गया। अब इस चोली दामन के साथ जिस दिन पेट्रो डॉलर टूटेगा, अमरीकी बालादस्ती धड़ाम से नीचे गिरेगी। अब देखें क्या होने जा रहा है। अभी भी कोई इसमें शक नहीं कि दुनिया में ट्रेड की जो सबसे बड़ी करेंसी है इस वक्त भी डॉलर है। लेकिन जब ये मोमेंटम क्रिएट होना शुरू होता है ना, तो फिर उसके बाद स्नोबॉल इफेक्ट पैदा होता है। अब रशिया ने तो टोटली अपना तेल किस में बेचना शुरू कर दिया, बल्कि सारी तिजारत। और ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि डॉलर की रिजर्व एज अ रिजर्व करेंसी वो 50% से नीचे आया है। और अब इन्होंने अपनी नेशनल करेंसीज में तेल को बेचना शुरू किया, युआन में तेल को। ये सऊदी अरब का मुआहिदा हो गया कि हम अपना तेल जो चीन पर बेचेंगे वो किस करेंसी में बेचेंगे? वो युआन में बेचेंगे, डॉलर में नहीं बेचेंगे। रशिया डॉलर में अगर ना बेचे, अगर सऊदी अरब डॉलर में ना बेचे, वेनेजुएला डॉलर में ना बेचे, ईरान डॉलर में ना बेचे, तो आप बताएं ये 4 दुनिया के बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, कितना बड़ा धचके लगेगा डॉलर को। ये मेरे दोस्तों वो खदोखाल हैं जो मल्टी पोलर वर्ल्ड के नमूदार हो रहे हैं। और इस वक्त शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो नेटो के मुकाबले की एक ताकत है, और ब्रिक्स जो नेटो के मुकाबले की एक ताकत है, इन दोनों ताकतों ने, आप मेरे दोस्तों देखें, इनके अंदर 20 ममालिक हैं जिन्होंने शमूलियत के लिए दरख्वास्त दे दी। पहले क्या होता था कि जो इंस्टीट्यूशन मगरिब क्रिएट करता था, लाइनें लगी होती थी। यहाँ भी बात की वजीर साहब ने कि पासपोर्ट ऑफिस के बाद लाइनें लगी होती हैं। इसी तरह कौमों की लाइनें उन इदारों के सामने लगी होती थी जो कौन क्रिएट करते थे? जो वेस्टर्न कंट्रीज क्रिएट करते थे। ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि अब जो इंस्टीट्यूशंस ये ममालिक क्रिएट करते हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, ईरान, अब लाइनें इधर लगी हुई हैं। इजिप्ट तारीखी तौर पे हमेशा उनका इत्तेहादी, ब्रिक्स में भी शमूलियत के लिए दरख्वास्त दी हुई है, शंघाई कॉरपोरेशन में भी शमूलियत की दरख्वास्त दी हुई है, सऊदी अरब ब्रिक्स में भी शमूलियत की दरख्वास्त दी हुई है, और
शंघाई कॉरपोरेशन में भी शमूलियत की दरख्वास्त दी हुई है। इंडोनेशिया, मलेशिया, टर्की, ये वो सारे ममालिक हैं जो तारीखी तौर पे किसके अलाइज हैं, उनके अलाइज। तो मेरे दोस्तों, बैन अवी सतह पे मल्टीपोलर वर्ल्ड क्रिएट होने जा रही है। अब दुनिया न यकुतबी भी नहीं रही और कभी भी बायपोलर नहीं होगी। अब ताकत के बहुत सारे मराकज पैदा हो रहे हैं। एक मरकज अमेरिका है, दूसरा मरकज चीन है, तीसरा मरकज रशिया है, चौथा मरकज इंडिया है। इंडिया ने तारीख में पहली दफा, जिसका वो खुद कॉलोनी रहा है, बरतानिया की इकोनॉमी को पीछे छोड़ गया है और एक अंदाजे के मुताबिक आफ्टर 20 ईयर्स दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा। अब इसमें हमारा क्या रोल है मेरे दोस्तों? आप देखें हम कहां खड़े हैं, पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है। गो बैक 20 ईयर्स, आप जरा चार्ट उठा के देखें, खुद इस पे रिसर्च करें कि 20 साल पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या थी, जीडीपी क्या थी, जीएनपी क्या थी, और इंडोनेशिया की जीडीपी और जीएनपी क्या थी। आप ये देखेंगे 20 साल पहले पाकिस्तान और इंडोनेशिया की इकोनॉमी इस तरह थी। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी इधर है और इंडोनेशिया की इकोनॉमी, इंडोनेशिया G20 में चला गया है, इंडोनेशिया $1 ट्रिलियन इकोनॉमीज में चला गया है, और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को देखें, पाकिस्तान यहाँ था, बांग्लादेश यहाँ था जब हमारे साथ सेपरेशन हुई है। आप करेंसी को भी देख लें, आप जीडीपी को भी देख लें, आप पर कैपिटा इनकम को भी देख लें। पर कैपिटा इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देख लें। हम इधर थे, अब ये रिवर्स हो गया कि बांग्लादेश हमसे जीडीपी में भी आगे है, बांग्लादेश आबादी में हमसे कम होने के बावजूद जीडीपी में हमसे आगे है। आप बांग्लादेश की करेंसी देख लें अगेंस्ट डॉलर कहाँ खड़ी है, आप पाकिस्तानी करेंसी देख लें अगेंस्ट डॉलर कहाँ खड़ी है। आप बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम देख लें कहाँ खड़ा है, आप पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम देख लें कहाँ खड़ा है। ये सिचुएशन है मेरे दोस्तों। अब इसमें हमने डिसाइड करना है कि हमने क्या करना है, इसमें हमने डिसाइड करना है कि हमने क्या करना है। आप अपनी इंपॉर्टेंस को समझें और फिर अपने रोल का तयन करें। या तो हमने इसी तरह जिंदगी गुजार देनी है, इसी तरह जलील ख्वार हो जाना है, चलें मुल्क से बाहर भी चले जाएंगे तो पाकिस्तानी से तो जान नहीं छुड़ा सकते। जितना मर्जी ऊपर कोई और खाल, जितना मर्जी ऊपर कोई और खाल चढ़ा दे, वक्ती तौर पे अरब बन जाएं, अंग्रेज बन जाएं, अमरीकी बन जाएं, अंग्रेजी तोते की तरह फर फर बोलना शुरू कर दें, पाकिस्तानी होने से हम जान नहीं छुड़ा सकते। जितने मर्जी थिक स्किन हो जाएं, मोटी चमड़ी हो जाए, किसी तंज का किसी ताने का हमें कोई फर्क ही ना पड़ता हो, तब भी हम पाकिस्तानी हैं मेरे दोस्तों। इससे हम जान नहीं छुड़ा सकते। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आज से हम अपने मकसद का तयन करें और हम ये फैसला कर लें कि इन कौमों में क्या वो सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो हमारे पास ऐसी चीज नहीं है कि वो कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते। ये तयन अगर हम कर लें तो पाकिस्तान, इमाम इनकलाब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर इनकलाब मौजूद हो, उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, हिंदुस्तान था, और वो कह रहे थे कि अगर हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता है और फ्यूचर में एशिया के अंदर कोई फेडरेशन बनती है, एशियाटिक फेडरेशन, तो उसका मरकज दिल्ली भी नहीं हो सकता, उसका मरकज ढाका भी नहीं हो सकता, उसका मरकज आगरा भी नहीं हो सकता, उसका मरकज मुंबई और कराची भी नहीं हो सकता। अगर उसका कोई मरकज बनेगा तो लाहौर होगा। आप जोग्राफिया उठा के देख लें, एशियाटिक फेडरेशन बने तो सबसे मरकजी शहर उसके अंदर कौन सा है? आप देख लें, इस तरफ ईरान है, इस तरफ इराक है, इस तरफ तुर्की है, शमाल में चले जाएं सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, रशिया है, इस तरफ चले जाएं चाइना है, इस तरफ चले जाएं हिंदुस्तान और बांग्लादेश हैं। सेंटर में कौन है? सेंटर में आपका मुल्क है, सेंटर में पाकिस्तान है। और पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से इतनी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेस पे है कि कोई फेडरेशन बने, क्यों हमें अपने साथ रखते हैं? हमने कौन सा बड़ा तीर मारा है कि शंघाई कॉरपोरेशन में हमें साथ रखा हुआ है? क्या हमने तीर मारा है? हमने कोई बहुत बड़ी जो है वो इकोनॉमिक इशारियाँ हासिल कर लिए हैं? हम कोई बहुत बड़े इनकलाबी हैं जो अमरीकी और साम्राज्य पॉलिसी के मुकाबले में जो हम ठोक कर खड़े हैं और उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे? हर साजिश का हिस्सा हम होते हैं, हर तबाही का हिस्सा हम होते हैं। वो कौमें हमें अपने साथ क्यों रखती हैं? अपनी अहमियत को समझें। आप ब्रेजिंस्की का वो कॉल उठा के देख लें, थिंक टैंक है उनके, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर सर जंग के अंदर पाकिस्तान हमसे ये तकाजा करता कि पूरे पाकिस्तान को 2 इंच मोटी सोने की चादर से लपेट दें, तो हम वो कीमत भी अदा करने को तैयार थे, लेकिन ये बहुत सस्ते बिकते हैं। आप अपनी अहमियत को समझें। वो देखें आपको किस नजर से देख रहे हैं, आपको बताएं कि वो इतना इन्वेस्ट यहां क्यों करते हैं। और आप फिर अपने दोस्तों को देखें, चाइना आपके ऊपर पहले ही, उनको पता है
वो सी पैक में इन्वेस्ट करते हैं, अरबों खरबों डॉलर इन्वेस्ट करते हैं, और आपका एक वजीर आजम आकर कहता है कि वो ये महंगा है जी, वो ये सस्ता है। और भाई उधार ले रहे हो, अपनी जेब से 1 टका खर्च नहीं कर रहे और महंगे सस्ते की बातें भी कर रहे हो। और फिर उस चीज को देखें विजन नहीं है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं है कि भाई आप एक ऐसे स्ट्रेटेजिक जो है उसके अंदर पार्टनर बनने जा रहे हैं जिसकी कोई कीमत नहीं होती। जब आपके मुल्क के अंदर से राहदारी गुजरेगी, जब चाइना, आप जरा ज्योग्राफिया उठा के देखें, आपके स्टडी सर्कल का मौजू भी है, आप उसमें उन स्टेट्स को देखें। इस वक्त चाइना को वो 3 pronged स्ट्रेटजी के जरिए वो जो है वो आइसोलेट करते हैं। चेन ऑफ आइलैंड्स उनको कहते हैं। फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड वो कौन सी है? हांगकांग और ताइवान, ठीक है, और मकाओ। सेकंड चेन ऑफ आइलैंड कौन सी है? जापान, फिलीपींस, सिंगापुर। थर्ड चेन ऑफ आइलैंड कौन सी है? हवाई और वो सारे जो हैं फेरोज आइलैंड और दूसरे तीसरे जितने भी हैं। इन थर्ड 3 चेन ऑफ आइलैंड्स के जरिए अगर जंग हो तो उनका मंसूबा क्या है स्ट्रेटेजिकली कि हम इनकी तिजारत को ब्लॉक कर देंगे। चोक पॉइंट्स कौन से हैं? चोक पॉइंट्स कौन से हैं? मलाक्का स्ट्रेट्स। उसके बाद चोक पॉइंट कौन सा है? फिलीपींस। उसके बाद चोक पॉइंट्स कौन सा है? जो उनकी गल्फ, जो जापान के साथ उनका सी है। उसके बाद उन्होंने कहाँ रोकना है? ताइवान के जरिए। ये उनका प्लान है। अब आप चाइना के लिए अल्टरनेटिव क्या है? या तो रशिया के साथ तिजारत करेगा, लेकिन मिडल ईस्ट, अफ्रीका, इन ममालिक के साथ तिजारत करने के लिए वे आउट उनका उसका कौन सा है? अगर सी पैक पाकिस्तान में से गुजर जाए, ये सारे चोक पॉइंट्स क्या हो जाते हैं? ये बाईपास हो जाते हैं। आपकी अहमियत उसके लिए इतनी ज्यादा है, इसीलिए आपकी अहमियत अमेरिका की नज़र में भी। ये जोग्राफिया अल्लाह की ज़ात ने जो हमें दिया है, ये हमें स्ट्रेटेजिकली सोने की चिड़िया बनाता है। भाई सस्ता है, ये महंगा है, आपका खर्चा ही नहीं हो रहा, बना के दे रहा है, वो यहाँ से गुजर के चले जाएगा। उसके बाद ये महंगा है, महंगा है, ये महंगा है की रट कौन लगा रहा है? ये अमेरिकी एजेंट्स लगा रहे हैं। अगर महंगा भी है तो पाकिस्तान के लिए वो इससे करोड़ गुना उससे भी सस्ता है। क्यों? ये उस स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में आ जाएगा। आप मुझे बताएं, आपकी एक ज़मीन हो जिस पर इधर के नवाब भी गुजर के जा रहे हो, इधर से भी नवाब के गुजर के जा रहे हो, और आपके पास न्यूक्लियर पावर भी हो, कोई आपके ऊपर कब्जा भी नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं, उनकी शहरागा आपके हाथ में आ जाती है या नहीं? आपकी जगह से गुजरे बगैर उनको रास्ता ही नहीं मिलता, और इस रास्ते को वो बना लेते हैं स्ट्रेटेजिकली। वो आपका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर भारी पड़ जाता है। और यहाँ के बेवकूफ़ सियासतदान, यहाँ के बेवकूफ़ लीडर कहते हैं महंगा है, इसको ना बनाएं। और भाई डैम वो बना रहे हैं, रोड वो बना रहे हैं, रेलवेज वो बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स वो बना रहे हैं, और आपका इन्फ्लुएंस 1 टका लगाए बगैर भी इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर इतना बड़ा जा रहा है। आपको क्या हर्ज है इसमें? इसके अंदर फिर ये जो महंगा की रट लगा रहे होते हैं, ये सारे अमेरिकी एजेंट्स हैं। क्योंकि आप उठा के देख लें, जितने अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं, ब्लूमबर्ग है, ठीक है, फोर्ब्स इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ हैं, ये चैथम हाउस है, ये बीबीसी है, ये CNN है, ये डोइश वाली है, ये यूरो न्यूज़ है, ये ABC है, ये स्काई न्यूज़ है, ये फॉक्स न्यूज़ है, और फिर पाकिस्तान का मीडिया। ये एक ही राग अलाप रहे होते हैं, डेट ट्रैप, डेट ट्रैप, डेट ट्रैप। ये जी वो कर्जे का ट्रैप है, जहाँ चीन जाता है ये अपने साथ। आज तक चीन ने किसी मुल्क के ऊपर फौजकशी नहीं की। अब इसमें हमारा रोल क्या है? अगर हम आज यहाँ पर इनकलाब ले आए मेरे दोस्तों, आप देखें, जो सिर्फ अपनी ज्योग्राफी को इस्तेमाल करके एक तो इस रीजन को हम इस तरह मुट्ठी की तरह एक कर सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान सिर्फ राहदारियां दे तो इतना खुशहाल मुल्क बन सकता है कि तारीख के खुशहाल तरीन रीजन में इसका शुमार हो जाएगा। चाइना को राहदारी दें, ईरान को राहदारी दें, रशिया को राहदारी दें। अब देखें, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो बना दिया है रशिया ने, क्योंकि पहले उसके जहाज़ चलते थे, सी ऑफ मरमक से चलते थे, इंग्लिश चैनल से या बाल्टिक सी से गुजर कर, और फिर वो मेडिटेरेनियन सी से होकर नहर सुएज क्रॉस करके फिर वो आते थे यहाँ से, और यहाँ चीन और इंडिया को आके सारी सप्लाई देते थे। अब उन्होंने उस पर पाबंदियाँ लगाई, उसका ब्लॉकेट कर दिया है। उन्होंने अल्टरनेटिव कौन सा ढूंढा है? अल्टरनेटिव उन्होंने ढूंढा है कि कैस्पियन सी की पोर्ट से पहले आते हैं ईरान गुजार कर वो फिर आते हैं बंदर अब्बास या बंदर खुमैनी, और यहाँ से फिर वो इंडिया और चाइना यहाँ आ रहे हैं। आप मुझे बताएं, अगर आप उनको अवेलेबल होते तो उनको तो बिल्कुल ये उससे भी ज़्यादा शॉर्ट रूट अवेलेबल है। तो आप रशिया को राहदारी दे सकते हैं, आप चाइना को राहदारी दे सकते हैं, आप इंडिया को राहदारी दे सकते हैं, आप ईरान को राहदारी दे सकते हैं। नतीजा क्या निकलेगा? आपका मुल्क इस पूरे एशियाटिक फेडरेशन के अंदर एक लिंच पेन की हैसियत अख्तियार कर जाएगा, मरकजी नुक्ते की हैसियत अख्तियार कर जाएगा। यह है आलमी बदलता हुआ मंजरनामा। मेरे दोस्तों, हम इसका हिस्सा बने या ना बने, ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है। वी विल मिस द ट्रेन। ट्रेन तो जा रही है,
हम साइड पे खड़े सोच रहे हैं इस पे चढ़ें या ना चढ़ें, तो ट्रेन ने तो चले जाना है, हमारा इंतज़ार नहीं करेगी। हमने अपना तयन करना है कि आने वाले दौर में भी एजेंटी का किरदार अदा करेंगे, आने वाले दौर में भी फेल्ड स्टेट का किरदार अदा करेंगे, आने वाले दौर में भी दहशतगर्दियों की नजरियाँ होंगे हम, आने वाले दौर में भी फिरकावारियत और काफिर काफिर के नारे लगाएंगे हम, आने वाले दौर में भी यहाँ से जत्थे और गैंग्स तैयार करके या जो है वो अफगानिस्तान भेजेंगे, ईरान भेजेंगे, कश्मीर भेजेंगे, शाम भेजेंगे, तुर्की भेजेंगे, इराक भेजेंगे, ये हमारा किरदार होगा। या हमने सबसे पहले पाकिस्तान को, अपनी मुल्क को, अपनी धरती को, मेरे दोस्तों कोई जब मुश्किल वक्त में साथ नहीं आता अगर आप अपने मुल्क का नहीं सोचेंगे। पाकिस्तान के नौजवानों को पाकिस्तान का सोचना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को पाकिस्तान की फिक्र करनी होगी, वरना कोई हमारी फिक्र नहीं करेगा। ईरान हमारी फिक्र नहीं करेगा, सऊदी अरब भी हमारी फिक्र नहीं करेगा अगर हम खुद अपनी फिक्र नहीं करेंगे। यूरोप और अमेरिका तो करेगा ही नहीं। इसलिए इनकलाब का ये झंडा हम नहीं उठाना है। और इसको ये वो जो शेर अल्लामा इकबाल ने कहा कि खोल आंख, फलक देख, जमी देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, ये आलमी मंजरनामा है। मशरिक उभर रहा है, मशरिक अपना हक अक़वाम आलम से तस्लीम करवा रहा है, जिसको लोग रिलेटिवली कम तरक्की याफ्ता इनकलाब समझते हैं। कल अमेरिकन एक इंस्टीट्यूट की स्टडी थी कि इन 34 जो मैंने आपके सामने क्रिटिकल इंडस्ट्रीज गिनी हैं, उनमें से 6 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसके अंदर ईरान टॉप 5 में, रशिया और चाइना को छोड़ दें, कौन टॉप 5 में? ईरान टॉप 5 में। बायोमास टेक्नोलॉजी के अंदर, डायबिटीज और कैंसर की टेक्नोलॉजी के अंदर टॉप 5 में है। बात चीज़ों में वो इटली और यूके और फ्रांस से भी आगे है। ये होते हैं इनकलाब। अब देखिए जंग छिड़ी है तो बगैर किसी झिझक के वो अपने ड्रोन्स के साथ, किसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है? रूस के साथ। इनकलाबात ऐसे होते हैं मेरे दोस्तों। तो हमने अपना तयन करना है कि हमने कहाँ जाना है। फ्यूचर एशिया का है, फ्यूचर इनकलाबी ताकतों का है, फ्यूचर इस खित्ते का है, और हमने अपना तयन करना है कि क्या हम उसमें भी सोए रहेंगे, क्या हम इनकलाब पैदा करके दुनिया के अंदर लीडिंग रोल प्ले करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे जाएं, दोस्त सारे इसको स्टडी करें। यहाँ हमारे सारे निसाब के दोस्त बैठे हैं और इसके ऊपर अपना अबूर हासिल करें, क्योंकि कल को हमने ये स्ट्रेटजीज़ बनानी है, कल को हमने ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है, कल को हमने मुल्क चलाने के लिए पॉलिसीज़ देनी है। आपका मंशूर आ रहा है, लेकिन आपके मंशूर के अंदर यहाँ जो सूबाई जनरल कौंसिल के लोग बैठे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो उस दिन आएँ, अपना इनपुट दें। सारे पाकिस्तान में ये इजलासात होंगे, आप लोग भी अपना इनपुट दें और उसके ऊपर आपके इदारे काम कर रहे हैं। कल को आप लोगों ने बैठकर इस सिस्टम को चलाना है, तो अपने अंदर सलाहियत पैदा करें। अगर इनकलाबियों के अंदर सलाहियत होगी तो वो आला से आला पॉलिसीज़ देंगे, वो आला से आला इंस्टीट्यूशंस कायम करेंगे और बैनुल-अक़वामी सतह पर जाकर साम्राज्य को टक्कर देंगे। और हमने, वो क्या कहते हैं कुरान में आया ना, मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि एक सियासी चाल वो चलते हैं और एक सियासी चाल हिज़्बुल्लाह चलती है, अल्लाह की जमात चलती है, इनकलाबी चलते हैं। तो अपने अंदर वो सलाहियत पैदा करें कि हम इतने आला दर्जे की हिकमत अमली बना सकते हैं, इतने आला दर्जे की स्ट्रेटजी दे सकें कि साम्राज्य को बैनुल-अक़वामी हर फोरम के ऊपर उसके दांत खट्टे करें और अपने मुल्क को एक अजीम, शानदार, पुरवकार, बाइज़्ज़त और गैरतमंद कौम में तब्दील कर दुनिया की क़यादत की सफ़ों में खड़ा कर दें।